राज्य सरकार के तत्वावधान में रविंद्र भारती में उगादी समारोह का भव्य आयोजन किया गया। इन समारोह में कई मंत्री, विधायक और नेता शामिल हुए। इस अवसर पर मंत्रियों ने श्री शोभाकृत नाम श्री पंचांग का अनावरण किया। बाद में ब्रह्मर्षि पंचमपल्ली संतोष कुमार पंचांगम श्रवणम द्वारा पंचांगम श्रवणम का पाठ किया गया। राज्य सरकार के तत्वावधान में रविंद्र भारती में उगादी समारोह का भव्य आयोजन किया गया। इन समारोह में कई मंत्री, विधायक और नेता शामिल हुए। इस अवसर पर मंत्रियों ने श्री शोभाकृत नाम श्री पंचांग का अनावरण किया। बाद में ब्रह्मर्षि पंचमपल्ली संतोष कुमार पंचांगम श्रवणम द्वारा पंचांगम श्रवणम का पाठ किया गया। भाजपा प्रदेश कार्यालय में उगादी समारोह का भव्य आयोजन किया गया। केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बंडी संजय, शिव प्रकाश, अरविंद मेनन और पोंगुलेंटी सुधाकर रेड्डी ने मंगलम पल्ली श्रीनिवास शर्मा द्वारा आयोजित पंचांग श्रवण में भाग लिया। भाजपा प्रदेश कार्यालय में उगादी समारोह का भव्य आयोजन किया गया। केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बंडी संजय, शिव प्रकाश, अरविंद मेनन और पोंगुलेंटी सुधाकर रेड्डी ने मंगलम पल्ली श्रीनिवास शर्मा द्वारा आयोजित पंचांग श्रवण में भाग लिया। हैदराबाद सेंट्रल जिला अध्यक्ष डॉक्टर एन गौतम राव के नेतृत्व में उगादी समारोह का आयोजन किया गया और पंचांग पढ़ा गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी शामिल हुए। केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी ने कहा है कि उगादी पर्व के अवसर पर आयोजित होने वाले पंचांग का विशेष महत्व है। उन्होंने सभी लोगों के खुशी रहने की कामना की है। यह बहुत बड़ी बात है कि हमारे दैनिक जीवन में मनाए जाने वाले महान पर्वों में उगादी का प्रथम स्थान है। राज्य उपाध्यक्ष और हैदराबाद के पूर्व सांसद सदस्य चिंतला रामचंद्र रेड्डी ने लोगों से इस शोभाकृत नाम वर्ष उगादी उत्सव को लोगों के लिए अपने लक्ष्यों और आकांक्षाओं को प्राप्त करने के लिए एक मील का पत्थर बनाने का आग्रह किया है। हैदराबाद सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट के अध्यक्ष डॉक्टर एन गौतम राव ने अनुरोध किया। बीजेपी के मध्य प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव ने बीआरएस नेतृत्व पर राज्य में तालाबों, जमीन और खनन में हुए घोटाले के लिए जिम्मेदार होने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि भाजपा राज्य में हो रहे हर कांड को सामने लाने और दोषियों को जेल भेजने की दिशा में काम कर रही है। भाजपा नेता वड्डेपल्ली राजेश्वर राव ने मुख्य अतिथि के रूप में कुकड़पल्ली में नवस्थापित भाजपा कार्यालय का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा है कि केसीआर का परिवार हर सवाल करने वाली आवाज को दबाने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने रोष व्यक्त किया है कि भाजपा और भाजयुमो नेताओं को उस समय गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया जब वे राज्य में बेरोजगारों के मामले में भी पेपर लीक के मुद्दों को लेकर विरोध कार्यक्रम निकाल रहे थे। उन्होंने आशा व्यक्त की है कि आने वाले दिनों में भाजपा पार्टी निश्चित रूप से सत्ता में आएगी और उन्होंने कहा है कि सभी के साथ न्याय किया जाएगा। पुराने शहर के अपरगुड़ा स्थित राम मंदिर में भव्य उगादी उत्सव का आयोजन किया गया। पांडुरंगम पंथ द्वारा पंचांग श्रवण का संचालन किया गया। श्री सीतारामलु कल्याण महोत्सव के अवसर पर श्री राम भक्त समाज ने कल्याण पत्रिका का शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम में श्री राम भक्त समाज के सदस्य एवं स्थानीय युवा शामिल हुए। उगादी के मौके पर शहर भर में भव्य समारोह आयोजित किए गए। श्री शिरडी संस्थान ट्रस्ट के तत्वावधान में शहर के साईं बाबा मंदिर में मत्था टेका गया। ट्रस्ट के सदस्यों ने कहा है कि उगादी दिवस मनाने के लिए श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ पड़ा। उन्होंने बताया है कि तेलुगु नववर्ष मनाने के लिए कई श्रद्धालु साईं बाबा मंदिर जाते हैं। दिल्ली शराब घोटाला मामले में ईडी की लगातार 2 दिनों की जांच के बाद हैदराबाद लौटी बीआरएस एमएलसी कल्वाकुंतला कविता ने एक दिलचस्प ट्वीट किया। उन्होंने कहा है कि महिला आरक्षण विधायक के लिए सभी को साथ आना चाहिए। इस आशय के एक ट्वीट में उन्होंने आह्वान किया, आइए इस नवरात्रि बाधाओं को तोड़ने के लिए महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए मिलकर काम करें। आधी धरनी, आधी आसमान और आधी अवसर महिलाएं हैं और वे विधान मंडलों में प्रतिनिधित्व चाहती थी। वे महिलाओं को 33% आरक्षण यह कहते हुए देना चाहते हैं कि हम और अधिक नहीं मांग रहे हैं। इस बीच कविता ने हाल ही में यह मांग उठाई है कि महिला आरक्षण विधायक को संसद के इसी सत्र में ही मंजूरी दी जाए। इसके तहत दिल्ली के जंतर मंतर पर दीक्षा दी जा चुकी है। वह चाहती है कि मोदी सरकार के पास पूर्ण बहुमत होने के बावजूद यह बिल तुरंत पास हो और इस बिल को पास करने के लिए सभी पार्टियों को साथ आना चाहिए। टीएसपीएससी परीक्षा के पेपर लीक होने के मामले में बीजेपी ने अहम फैसला लिया है। बीजेपी ने ऐलान किया है कि वह इस महीने की 25 तारीख को महाधरना करेंगे। ऐलान किया गया है कि यह धरना इंदिरा पार्क में होगा। बीजेपी ने मां नौकरी वी वांट नाम से पहल की शुरुआत की है।
टीएसपीएससी पेपर लीक होने के मद्देनजर बीजेपी एक और आंदोलन के लिए तैयार है। इस महीने की 25 तारीख को इंदिरा पार्क में मां नौकरी लू मंगा वाले के नारे के साथ निरुद्योग महाधरना निकालने का निर्णय लिया गया है। यह बेरोजगारी महाधरना बेरोजगार युवाओं के साथ सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक आयोजित किया जाएगा। भाजपा प्रदेश कार्यालय में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बंडी संजय ने पार्टी के उपलब्ध नेताओं के साथ विशेष बैठक की और टीएसपीएससी के पेपर लीक होने, मीडिया हाउस पर हमले और पत्रकारों की गिरफ्तारी जैसे मुद्दों पर चर्चा की। इस मौके पर 30 लाख बेरोजगार टीएसपीएससी पेपर लीक होने से काफी चिंतित हैं। इसीलिए उन्होंने उनके समर्थन में विभिन्न प्रकार के संघर्ष कार्यक्रम बनाने की तैयारी की है। इस मौके पर सागर हराम और लाख मार्च जैसे विषयों पर चर्चा हुई। टीएसपीएससी पेपर लीक में सीएम केसीआर के बेटे की भूमिका के कारण उन्हें तुरंत बर्खास्त करने, सिटिंग जज से जांच कराने, रुपए का मुआवजा प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। बंडी संजय ने पार्टी नेताओं से इस संबंध में व्यवस्था करने को कहा है। टीएसपीएससी पेपर लीक मामले में कांग्रेस नेताओं के एक समूह ने राज्यपाल से शिकायत की। टीपीसीसी प्रमुख रेवंत रेड्डी ने आरोप लगाया है कि मंत्री केटीआर के विभाग के कर्मचारी पेपर लीक में प्रमुख खिलाड़ी थे। केटीआर पर मुकदमा चलाने के लिए राज्यपाल को एक आवेदन दिया गया है। उन्होंने कहा है कि पेपर लीक होने में सरकारी अधिकारियों की भूमिका है। उन्होंने इसे करोड़ों रुपए में बेच दिया। रेवंत ने कहा है कि राज्यपाल ने कहा है कि वह कानूनी राय लेकर फैसला लेंगे। बसपा के प्रदेश अध्यक्ष आरएस प्रवीण कुमार ने कहा है कि सभी टीएसपीएससी प्रश्न पत्र की छपाई और सुरक्षा बोर्ड अध्यक्ष की जिम्मेदारी है। नियम भी यही कहते हैं। उन्होंने टीएसपीएससी के पेपर लीक होने के मामले पर प्रतिक्रिया दी, जो राज्य में सनसनी पैदा कर रहा है। तेलंगाना राज्य लोक सेवा आयोग के पेपर लीक मामले में बोर्ड के अध्यक्ष और बोर्ड के सदस्यों को मुख्य आरोपी बताया जा रहा है। उन्होंने मांग की है कि इस मामले में टीएसपीएससी के अध्यक्ष और बोर्ड के सदस्यों की जांच होनी चाहिए। उन्होंने चिंता जताई है कि ग्रुप 1 की परीक्षा का पेपर लीक होने का मामला 100 हत्याओं के बराबर है। पेपर लीक होने के मामले में पेन ड्राइव, हनी ट्रैप और हैकिंग को मनगढ़ंत बताया गया था। प्रवीण कुमार ने मांग की है कि टीएसपीएससी पेपर लीक मामले को सीबीआई को सौंप देना चाहिए। उन्होंने कहा है कि टीएसपीएससी के अधिकारियों को पहले से ही पता था कि 2 साल से पहले पेपर लीक हो रहे हैं। उन्होंने कहा है कि ये बात फैल रही है कि पेपर लीक मामले में अध्यक्ष पीड़ित है, लेकिन टीएसपीएससी के अध्यक्ष पीड़ित नहीं है, वे आरोपी है। ओयू संयुक्त छात्र संघ के नेताओं ने गांधी भवन में रेवंत रेड्डी से मुलाकात की। ओयू संयुक्त छात्र संघों के नेताओं ने कहा है कि उन्होंने रेवंत रेड्डी को इस महीने की 24 और 25 तारीख को ओयू आर्ट्स कॉलेज के सामने होने वाली बेरोजगार छात्र महादीक्षा में आने के लिए आमंत्रित किया है। उन्होंने कहा है कि रेवंत रेड्डी ने महादीक्षा में शामिल होने का वादा किया है। ओयू संयुक्त छात्र संघ के नेताओं ने गांधी भवन में रेवंत रेड्डी से मुलाकात की। ओयू संयुक्त छात्र संघों के नेताओं ने कहा है कि उन्होंने रेवंत रेड्डी को इस महीने की 24 और 25 तारीख को ओयू आर्ट्स कॉलेज के सामने होने वाली बेरोजगार छात्र महादीक्षा में आने के लिए आमंत्रित किया है। उन्होंने कहा है कि रेवंत रेड्डी ने महादीक्षा में शामिल होने का वादा किया है। 10वीं कक्षा की परीक्षाएं 3 अप्रैल से होंगी। अब तक 11 पेपर वाली 10 परीक्षाएं होती थी, लेकिन शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि इसे घटाकर 6 पेपर कर दिया गया है और ये शैक्षणिक परीक्षाएं 100% पाठ्यक्रम के साथ आयोजित की जाएगी। इस सिलसिले में स्कूल शिक्षा विभाग ने परीक्षाओं से जुड़ी कई अहम बातों का खुलासा किया है। परीक्षा के भाग के रूप में छात्रों को दिए जाने वाले बिट पेपर बहुविकल्पीय प्रश्न पत्र अंतिम 15 मिनट में दिए जाने चाहिए। इसी प्रकार यह कहा गया है कि सामान्य विज्ञान परीक्षा के 2 प्रश्न पत्र एक ही समय के बजाय निर्धारित समय पर छात्रों को अलग अलग दिए जाएं। इसको लेकर स्कूल शिक्षा विभाग की निदेशक देवसेना व परीक्षा विभाग के निदेशक कृष्णा राव ने मंगलवार को जिला अधिकारियों के साथ हुई वीडियो कॉन्फ्रेंस में परीक्षा के आयोजन को लेकर स्पष्टीकरण दिया है। दिग्गज फिल्म अभिनेता शरद कुमार ने दुख व्यक्त किया है कि रेबीज के कारण अधिक बच्चे मर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि देश में 17% लोग इस बीमारी से मरते हैं। शरद कुमार ने हरमाइन और डक्कन रेड्डी फाउंडेशन के संस्थापक श्रीनिवास रेड्डी और बेगमपेट प्लाजा होटल के प्रतिष्ठित डॉक्टरों द्वारा लॉन्च किए जाने वाले 7 वर्कर्स पेट्टू अस्पताल के पोस्टर का अनावरण किया। इस मौके पर शरद कुमार ने सुझाव दिया है कि पालतू कुत्तों को जरूर टीका लगवाना चाहिए। When you do that, when it is visually seen, then people know the importance of pets to live along with us. They have been created by God, they are equals. Maybe they cannot speak. Yeah, in AGT you see them speak. So I like to see the dog which spoke in America's Got Talent.
So whether it was mimic, no, it was done mimic, but We look forward in India. so I wish them all the best. And Doctor, so this is what I would call as reverse migration of our people going abroad and becoming affluent over there, trying to do something to the roots. That is the greatest thing that you can do to the country. टीएसपीएससी पेपर लीक मामले की जांच कर रही विशेष जांच टीम एसआईटी मंगलवार को मुख्य संदिग्धों में से एक जगित्याल में राजशेखर रेड्डी के गांव टाटीपल्ली गई और उनके परिवार के सदस्यों, रिश्तेदारों और ग्रामीणों से पूछताछ की। अधिकारी कड़ी सुरक्षा के बीच राजशेखर को गांव ले गए और उन उम्मीदवारों का विवरण एकत्र किया जिन्हें उसने परीक्षा के प्रश्न पत्र बेचे थे। हाल ही में टीएसपीएससी परीक्षा में शामिल होने वालों सहित कई व्यक्तियों से यह जांचने के लिए कहा गया था कि क्या उनके पास कोई लिंक है। इस बीच मणिकोंडा में उनके घर पर भी तलाशियां ली गई, जहां उन्होंने कथित तौर पर पहले से आयोजित सरकारी परीक्षाओं के प्रश्न पत्र भी बरामद किए। दूसरी ओर एक अन्य टीम ने शिक्षिका रेणुका और उनके पति दक्किया नाइक से पूछताछ की। दोपहर के आसपास दंपत्ति को लंगर हाउस, सन सिटी और काली मंदिर के विभिन्न स्थानों पर ले जाया गया और कई उम्मीदवारों और सरकारी नौकरी के इच्छुक लोगों से पूछताछ की गई। उन्होंने महबूब नगर जिले में रेणुका के पैतृक स्थान पर भी तलाशी और पूछताछ की। एक अन्य टीम ने बदनपेट के मल्लिकार्जुन नगर में मामले के मुख्य संदिग्ध प्रवीण के घर की तलाशी ली। पता चला है कि जांचकर्ता इस बात की जांच कर रहे हैं कि नए घर के निर्माण के लिए उसे 45 लाख रुपए की अनुमानित कीमत कहां से मिली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को यहां नए अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ITU के क्षेत्रीय कार्यालय और नवाचार केंद्र का उद्घाटन किया। मोदी ने भारत 6G विजन डॉक्यूमेंट का भी अनावरण किया और 6G R&D टेस्ट बेड का शुभारंभ किया। जिनेवा में मुख्यालय इसका क्षेत्रीय कार्यालयों एक नेटवर्क है। भारत ने क्षेत्रीय कार्यालय की स्थापना के लिए ITU के साथ मार्च 2022 में एक मेजबान देश समझौते पर हस्ताक्षर किए। भारत में क्षेत्रीय कार्यालय ने भी इसमें एक नवाचार केंद्र स्थापित करने की परिकल्पना की है, जो इसे ITU के अन्य क्षेत्रीय कार्यालयों के बीच अद्वितीय बनाता है। सिर्फ 120 दिन में 120 दिनों में ही 125 से अधिक शहरों में 5G रोल आउट हो चुका है। देश के लगभग 350 जिलों में आज 5G सर्विस पहुंच गई है। इतना ही नहीं, 5G रोल आउट के 6 महीने बाद ही आज हम 6G की बात कर रहे हैं। तेलंगाना में बेरोजगारों के लिए जल कोष एक व्यवहार विकल्प बन गया है, जिसे वर्षों के संघर्ष के बाद भर्ती के नारे के साथ हासिल किया गया है। लंबे संघर्ष के फलस्वरूप बने तेलंगाना राज्य में अन्य मुद्दों के अलावा तेलंगाना के बेरोजगार युवा भर्ती को लेकर काफी असंतुष्ट है। इस विश्वास के साथ तेलंगाना आएंगे तो परिवार को नौकरी मिलेगी। उन्होंने उस दिन पूरे तेलंगाना आंदोलन में संघर्ष किया। आज कहां गई वे नियुक्तियां, कहां गई आंदोलन की आकांक्षाएं। तेलंगाना आंदोलन के नेतृत्व ने भी मुख्य रूप से आंदोलन के दौरान इसी मुद्दे को उठाया था। आंदोलन के तत्कालीन नेतृत्व ने तेलंगाना के बेरोजगार लोगों की यह आशा दी है। आंध्र के हजारों कर्मचारी अवैध रूप से यहां काम कर रहे हैं। यदि तेलंगाना राज्य आंध्र के कर्मचारियों को यहां से भेज देता है और रिक्त पदों को भर देता है तो तेलंगाना के युवाओं को बड़े पैमाने पर नौकरियां मिलेगी। तेलंगाना राज्य का गठन पूरे तेलंगाना समुदाय के बचपन से वयस्कता तक के निरंतर संघर्ष के परिणाम स्वरूप हुआ है। तेलंगाना राज्य में भी, जिस पर हाल ही में संयुक्त आंध्र राज्य की नौकरियों की भर्ती में अन्याय का आरोप लगाया गया है, उन्होंने ये सोचा कि उन्हें नौकरी मिलेगी और उनके जीवन में रोशनी आएगी। यह सोचा गया है कि अगर बड़ी संख्या में आंध्र के कर्मचारी तेलंगाना से चले जाते हैं तो उन रिक्तियों को भरने के लिए कई नौकरियां सृजित होगी। लेकिन राज्य बनने के बाद यहां से आंध्र जाने वाले कर्मचारियों की संख्या बहुत ही कम है। हालांकि तेलंगाना के समाज को लगता था कि हर खाली नौकरी जल्दी भर जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तेलंगाना राज्य में रिक्तियों की वास्तविक संख्या की रिपोर्ट करने के लिए राज्य सरकार ने बसवाल समिति नियुक्त की है और कई लोगों ने सोचा कि यह समिति सिर्फ समय की बर्बादी थी। बसवाल कमेटी ने रिपोर्ट दी है, तेलंगाना में कुल 1,51,000 नौकरियां खाली है। आंदोलन के नेतृत्व ने आंदोलन के दौरान जितनी संख्या तय की उसकी तुलना में यह बहुत कम है।
उम्मीद है ये रिक्तियां जल्दी भर दी जाएगी, लेकिन बाद में घटनाक्रमों के परिणाम स्वरूप केवल 91,000 नौकरियां खाली हैं, जिनमें से 11,000 लोग अनुबंध के आधार पर काम कर रहे हैं और शेष 80,000 से अधिक नौकरियां बहुत जल्द भरी जाएगी। मुख्यमंत्री ने खुद पूरे सदन में घोषणा की है। पीआरसी की रिपोर्ट के मुताबिक केवल 90,000 नौकरियां खाली होने की घोषणा ने कई लोगों को आश्चर्य और संतोष दिया है, जिन्होंने सोचा था कि 90,000 नौकरियां भर दी जाएगी। उन्हें लगा था 90,000 नौकरियां जल्दी भर जाएगी, लेकिन विभागवार रिक्त पदों की संख्या व अनुमति के नाम पर, जोनल व्यवस्था के नाम पर नए राज्य में की जाने वाली भर्ती की प्रक्रिया अब तक पूरी नहीं की जा सकी है। पिछले वर्ष के दौरान समूह एक अधिसूचना से शुरू होने वाली अधिसूचनाओं की श्रृंखला जारी करने की पृष्ठभूमि में तेलंगाना के बेरोजगार समुदाय में आशा जगी है। तेलंगाना के बेरोजगार युवा लगातार नोटिफिकेशन और लगातार परीक्षाओं की तैयारियों में डूबे हुए हैं। करीब 30 लाख बेरोजगार किसी न किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। जिन इलाकों में अशोकनगर, चिकटपल्ली, दिलसुख नगर जैसे कोचिंग सेंटर है, वहां लाखों बेरोजगार कोचिंग ले रहे हैं। छोटे गरीब परिवार के बेरोजगार जो अपने माँ बाप के कमाए और भेजे पैसे को पढ़ाई कर रहे हैं, वैसे भी सरकारी नौकरी पाने की इच्छा से प्राइवेट नौकरी छोड़कर तैयारी करने वाले जो पहले से छोटी सरकारी नौकरी कर रहे हैं और पढ़ रहे हैं, समूह एक जैसी उच्च नौकरी पाने की इच्छा से छुट्टी पर है। अगर उन्हें छुट्टी नहीं दी जाती है तो वे काम पर चले जाते हैं। कई ऐसे भी हैं जो अनुपस्थित के लिए अति तैयारी है और विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई का सामना करते हैं। तेलंगाना लोक सेवा द्वारा घोषित नौकरी रिक्तियों के हिस्से के रूप में कुछ परीक्षाएं पहले ही आयोजित की जा चुकी हैं। 25,500 लोगों के ग्रुप ए की परीक्षा के लिए भी क्वालिफाई किया है। ऐसे में 11 मार्च की शाम बेरोजगारों को वज्रपात की तरह खबर लगी। 12 मार्च को होने वाली टीपीपीओ परीक्षा पेपर लीक होने के कारण रद्द की गई है और इसे 1 या 2 परीक्षाओं तक सीमित माना जाता था। होने वाली सभी परीक्षाओं और होने वाली परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया है। हर उस बेरोजगारों का दिल टूट जाता है जो ईमानदारी से पढ़ता है और अपने माता पिता की आंखों में खुशी देखना चाहता है। सभी परीक्षाओं को अब पूर्ण निर्धारित किया गया है। इसे फिर से पढ़ो, कमरे का किराया फिर से, छात्रावास शुल्क फिर से परिवार से दूर। हालांकि तेलंगाना के बेरोजगार समुदाय ने यह आश्वासन खो दिया है। तेलंगाना के आगमन के बाद से अकादमिक मामलों से लेकर इंटरमीडिएट परीक्षाओं के ग्लोबरीना मूल्यांकन से लेकर नौकरी के प्लेसमेंट तक सब कुछ विवादास्पद रहा है। हर अधिसूचना में किसी न किसी तरह से कोर्ट की कदम ऊपर जाकर बदलाव किया जा रहा है। इससे बेरोजगारों की कीमती समय बर्बाद होता है। खुद को तैयार करने में काफी मेहनत करने वाले उम्मीदवारों को भी आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसे रोकने के लिए एक मजबूत व्यवस्था की बहुत जरूरत है। यूपीएससी जैसा आयोग हर साल एक विशिष्ट जॉब कैलेंडर की घोषणा करता है। उसी के अनुसार भर्ती की जा रही है। किसी विवाद की अनुमति नहीं है। केरल जैसे राज्यों में भी मुकम्मल व्यवस्था है। इस तरह की एक आदर्श भर्ती प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए। यदि आवश्यक हो तो नए सुधार लाए जाने चाहिए। विशेषकर बेरोजगार समाज में व्याप्त भ्रांतियों को दूर किया जाए। ईमानदारी से तैयारी करने वाले बेरोजगार अभ्यर्थियों के परिवारों को जागरूक किया जाए, तभी सरकार पर से शक का पर्दा हटेगा। हैदराबाद शहर में रियल एस्टेट की काफी डिमांड है। शहर के दक्षिण में श्रीशैलम राजमार्ग के साथ मुच्चरला गांव में राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित फार्मा सिटी के आसपास अचल संपत्ति स्थित है। खरीदी बिक्री लगभग ठप हो गई है। शुरू से दरअसल अर्नीला से पहले भी फार्मेसी के नाम पर जमीन बेच रहे हैं। इस परियोजना ने पूरे दक्षिण हैदराबाद रियल एस्टेट को गति दी है। इस हालिया गतिरोध का कारण यह है कि यह स्पष्ट नहीं है आवासीय क्षेत्रों के बिना फार्मेसी के आसपास कितना बजर जोन होना चाहिए। फार्मेसी स्थापित करने के लिए निर्धारित सर्वेक्षण संख्या के आसपास 7 किलोमीटर का बफर जोन बनाने का प्रस्ताव है। एक विचार यह भी है कि 3 या 5 किलोमीटर काफी है। इन तीनों में से एक को अंतिम रूप देने वाली राज्य सरकार कुछ भी तय नहीं कर सकी है।
एचएमडीए ने पहले सावधानी पूर्वक फार्मेसी के आसपास 7 किलोमीटर के दायरे में लेआउट, इमारतों और गोदामों पर प्रतिबंध लगा दिया था। रंगारेड्डी जिले के कुंदुकुरु, याचोराम और कंटाल मंडलों के एक हिस्से में प्रतिबंध लागू है। नतीजा यह हुआ कि हजारों एकड़ की जमीन जायदाद ठप हो गई और एकड़ के हिसाब से खरीदारी करने वाले भी बफर जोन का इंतजार कर रहे हैं। बफर जोन में आवासीय खाका नहीं बिछाया जा सकता है, केवल उद्योगों और गोदामों की अनुमति है। आवासीय लेआउट की तुलना में ऐसी भूमि की डिमांड नहीं है। तो जिन लोगों ने पहले ही पैसा चुका दिया है और जमीन खरीद ली है, क्या उनकी जमीन बफर जोन में होंगी? क्या यह बाहर होगा? वे आसानी से तनावग्रस्त हो जाते हैं। ज्यादातर लोगों को भरोसा है सरकार उन्हें परेशान नहीं करेगी और बफर जोन को 3 किलोमीटर तक सीमित कर देगी। वही बफर जोन जारी होने तक इंतजार किए जाने की उम्मीद है। फार्मेसी रियल एस्टेट में गिरावट का पूरे दक्षिण हैदराबाद रियल एस्टेट पर भावनात्मक प्रभाव पड़ रहा है। शहरी विकास मंत्री केटीआर के आदेश के मुताबिक एचएमडीए ने फार्मासिटी मास्टर प्लान के लिए बफर जोन तय करते हुए पिछले दिसंबर में सरकार को प्रस्ताव भेजा है और इसके बाद सरकार ने बिना फैसला लिए इसे लंबित क्यों रखा है। फार्मेसी का कुल क्षेत्रफल 19,333 एकड़ है। 9,123 एकड़ सरकारी जमीन है। 10,210 एकड़ तक निजी भूमि का अधिग्रहण किया जाना है। रंगारेड्डी जिले के कुंदुकुरु मंडल के मुचरला, मिरखानपेट, पंजगुड्डा गांव, याचोराम मंडल के कुरमिंदा, मिटपल्ली, नानकनगर, तांडीपत्री गांव, करताल मंडल के मुडविन, करकल पहाड़, करताल गांव में फार्मेसी के लिए भूमि अधिग्रहण के सर्वेक्षण नंबरों की पहचान पहले ही की जा चुकी है। पहले से अधिग्रहित भूमि में टीएसआईसी के तत्वाधान में सड़क निर्माण, बिजली लाइन, ड्रेनेज व अन्य अधोसंरचना कार्य किए जा रहे हैं। इकोसिस्टम डेवलपमेंट के लिए एक अग्रणी एजेंसी ने फार्मासिटी के मास्टर प्लान तैयार किया है। केंद्र सरकार ने इस फार्मेसी को नेशनल इंडस्ट्रियल एंड मैन्युफैक्चरिंग जोन की मान्यता भी दे दी। फार्मेसी शमशाबाद हवाई अड्डे से 25 किलोमीटर, बाहरी रिंग रोड से 16 किलोमीटर और शादनगर रेलवे स्टेशन से 48 किलोमीटर दूर है। जबकि कुंदुकुरु, याचोराम और करताल मंडल के अंतर्गत कई राजस्व गांव टीएसआई आईआईसी के तहत आते हैं। यह निर्णय लिया गया है कि संबंधित सर्वेक्षण संख्या वाले सभी क्षेत्रों को बफर जोन के रूप में बनाया जाए। इसके साथ ही पूरे इलाके में 111 जियो टाइप का माहौल हो गया है। फार्मासिटी पर भरोसा करते हुए रियल एस्टेट डीलरों ने यहां बड़े भूखंड खरीदे हैं और लेआउट अनुमतियों के लिए एचएमडीए को आवेदन किया है।